अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद, एम फिल फिज़िक्स एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, तो आज का हमारा टॉपिक भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले उसके कंसेप्ट को समझा था कि असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। तो हमने ये बात की थी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो असल में वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसके बारे में हमने डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन। यानी कि स्प्रिंग के साथ जो बंधा हुआ मास है उसको अगर हम मूव करवाएं तो उसकी जो असल में मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। किस तरह से कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो यहाँ पे डायग्राम है, इसमें देखें कि कुछ इसका जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से है कि एक सरफेस जो कि फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। फ्रिक्शनलेस मींस के इस जो है वो मास को यहाँ पे स्लाइड करते हुए जो है वो कोई मुज़ाहमती फोर्स इसके ऊपर एक्ट ना करे, यानी फ्रिक्शन ना। अब ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, उसकी एक साइड को हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है और उसकी जो दूसरी साइड है उसको हमने एक मैस के साथ अटैच कर दिया है, ये एम मैस है। स्टार्ट में जो है अभी हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की, तो वो अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इज इक्वल टू 0 है, यानी अभी अब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। तो अगर हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, कि जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फर्ज करें कि हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा। जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ जो वो क्या कहता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल यानी कि इलास्टिक बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स है उसकी लेंथ को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। क्या मतलब इस बात का, इस बात को हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स applied on an elastic body increases its लेंथ। इस बात का क्या मतलब है कि जब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके लेंथ के। मतलब हम यहाँ पे लेंथ को इसके जो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो इसको यहाँ से अगर हम फोर्स लगाते हैं, ये जो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको हम क्या करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि क्या मतलब इस बात का, अगर मैं ये फार्मूला लिखूं तो ये इस तरह से बनेगा कि एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यहाँ पे एक्स जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो आप स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो उसके अंदर लेंथ में इंक्रीज आएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके सामने ये जो डायग्राम है इसके मुताबिक देखें कि अभी जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये इसका ए पार्ट है, ये एक ही सेटअप है। उसका ए पार्ट ये कि अभी हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की।
अब इसके बी पार्ट की तरफ देखें कि अगर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। यहां पे हमने इसके ऊपर क्या किया है, फोर्स को अप्लाई किया है। कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स को इसको क्या किया, अप्लाई किया है। एक्सटर्नल फोर्स जब इसके ऊपर यानी हम इसको क्या करते हैं, यहां से पकड़ के ऐसे खींचते हैं। तो हमने पहले ही कहा कि जितना फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। हम उसे यहां से खींचकर इतना फासले तक ले आते हैं, यानी उसका जो सेकंड जो पिक्चर बनेगी वो ये बनेगी कि हम उसे इस जगह से खींचकर यहां तक ले आए। अब कितना फासले तक? एक्स डिस्टेंस तक। इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। हमने जब इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी जो लेंथ जिसकी वजह से इंक्रीज हुई है, इस मास के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके अंदर, यानी कि एक फोर्स जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है, जब हम वो फोर्स हटाएंगे तो ये बॉडी खुद ब खुद पीछे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसके ऊपर जब हमने फोर्स अप्लाई की थी तो वो फोर्स जो इसने रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे इसके अंदर क्या हो गई है, रिस्टोर हो गई है, यानी कि इसके अंदर एक किस्म का स्टोर हो गई है। अब जब उसे हम रिलीज करते हैं, इस मास को यहां से छोड़ते हैं, तो फिर क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा। मीन पोजीशन की तरफ वापस जाते हुए ये इसकी वही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इधर से जाते हुए इस पोजीशन के ऊपर आके नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है कि जब बॉडी अपनी जिस हालत में है, अगर उसको आप उसकी हालत से चेंज करते हैं तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ रिजिस्ट करेगा। तो अपनी हालत को वो क्या करना चाह रहा है, अपनी हालत को जारी रखना चाह रहा है। तो अब क्योंकि ये मूव कर रहा है तो अपनी इस कंडीशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, तो इसके बाद ये क्या करेगा, यहां से मूव करते हुए जितना इसने इधर डिस्टेंस कवर किया था उतना ही ये क्या करेगा, इस तरफ क्या करेगा, अपना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर वो सरफेस जो क्या है फ्रिक्शनलेस है। तो यहां तक जाने के बाद फिर क्या होगा, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि पहले वो शुरू में कहां पे था, ओ पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। हम उसे ए पोजीशन तक ले जाके हमने क्या किया, उसे छोड़ दिया। तो फिर वो वापस जाते हुए ओ से होते हुए कहां तक जाएगा, बी तक जाएगा। अब इसकी तीसरी अगर आप पिक्चर देखें, सी पार्ट जो है, इसी पहली पिक्चर का जो सी पार्ट है वो देखें कि ये इस पोजीशन के ऊपर नहीं रुकेगा, और जितना इसने इधर की तरफ डिस्टेंस कवर किया था उतना ही डिस्टेंस वो क्या करेगा, इस साइड में भी कवर करेगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ये इतना डिस्टेंस इस तरफ भी कवर करेगा, तो अब क्या होगा कि अब यहां तक जाने के बाद फिर से वही रिस्टोरिंग फोर्स इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। यहां से फिर वो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक, मैक्सिमम पोजीशन तक, वहां से फिर इधर के इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, और फिर किधर की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो वो अपनी इस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे टू एंड फ्रो मोशन को क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। तो इस तरह की इस मोशन को हमने कहा था कि अगर किसी बॉडी की मोशन जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू एंड फ्रो हो तो इस तरह की मोशन क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। और इसी मोशन को हमने कहा था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमने क्या कहा कि जब आप जो है वो क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एक इसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और वो जो बॉडी है वो वापस एक्सेलरेट करके किस तरफ, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो इसके लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो एक रिलेशन बनता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन लेंथ। इसके साथ एक माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि आप इसका जो जितना इसकी लेंथ बढ़ाएंगे उतना तेजी से ये क्या करेगा, वापस एक्सेलरेट करेगा। इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा, जिसकी वजह से ये इसके क्या होता है, यानी कि आप उसे एक तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसे क्या करती है, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आती है, उसे उसको एक्सेलरेट कहां करवाती है, मीन पोजीशन की तरफ। तो रिवर्स डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो जिस भी बॉडी के अंदर ये कंडीशन होगी उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है, अगर तो हार्ड स्प्रिंग है तो उसको खींचने के लिए के लिए फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, और इसी तरीके से वो वापस भी क्या आएगा, उतनी स्पीड से वापस आएगा।
तो यानी कि जितना हार्ड स्प्रिंग होगा उतना उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए उसका अगर सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स भी कम अप्लाई करनी पड़ेगी, और इसी तरह उसकी मोशन में भी देखेंगे आपको वो फर्क होगा। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इस बार की जो मोशन है, इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो स्पीड से होगी, आहिस्ता होगी या ज्यादा स्पीड से होगी। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें हम फिर हेल्प हम जो इसके लिए सहारा लेते हैं वो क्या होता है, स्प्रिंग का है। और स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि ये असल में हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ external force to the increase in लेंथ, कि जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी या उसकी लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है एक्सटर्नल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंक्रीज इन लेंथ के। ये बात हमने पहले भी की कि जितना आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। तो जब हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो ये यहां पे हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है इनटू एक्स। तो कांस्टेंट यहां पे हम क्या, उस कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही जो के है वो क्या कहलाता है, यही के जो वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर यहां से हम यही के निकालना चाहें तो के जो है वो इज इक्वल टू होगा एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय, ये एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमने डेफिनेशन की कि द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स टू द इंक्रीज इन लेंथ, तो एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जितना फोर्स ज्यादा होगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट, जितना जो है वो स्प्रिंग हार्ड होगा उतना जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना स्प्रिंग जो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, तो उतना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होगा, कम होगा। अब हमने कहा कि जिस भी बॉडी के अंदर ये वाली कंडीशन होगी तो उसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो अगर हम इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देखिए कि अगर हम ये बात प्रूव करना चाहें कि जिस भी बॉडी के अंदर ये वाली कंडीशन है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हम कह रहे हैं कि स्प्रिंग की जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इस वाली कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए देखेंगे कि ये रिजल्ट इसके लिए भी है, क्योंकि जो स्प्रिंग की मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये बात हम इससे भी साबित करेंगे मैथमेटिकली कि हम कह रहे हैं कि ये वाली क्वेश्चन को हमने कहा कि इक्वेशन नंबर ये क्या है, 1 है। और इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ फिजिकल टू एम में, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो दोनों साइडों पे क्या है, फोर्स है। तो इसकी हम इनको आपस में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये आ जाता है एम ए इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां पे अगर हम m को इस साइड पे ले जाएं k बाई एम, तो अगर आप ये देखें कि k जो है, k भी कांस्टेंट है और m भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये जो माइनस साइन है वो हमने कहा कि उसकी रिवर्स डायरेक्शन को शो करता है। तो ये देखिए कि हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है
वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये कंडीशन जिसमें होगी तो वो उसकी मोशन जो वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो इसी तरीके से इसकी और एग्जांपल्स भी हैं, जैसा कि दूसरी किसी की एग्जांपल्स कौन सी हैं, इसकी जो और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे है बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो अगर आप देखें कि एक बॉल है वो अपनी इक्विलिब्रियम यानी कि ओ पोजीशन के ऊपर रखी हुई है, इसको अभी हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की। अगर हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और इसे हम एक्स डिस्प्लेसमेंट तक ले जाते हैं ए पोजीशन के ऊपर, तो ये क्या करेगी, यहां से जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो ये यहां से क्या करेगी, मूव करते हुए वापस आएगी कहां पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। सेम इसी तरीके से जैसे हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में बात की, तो यहाँ पे ये नहीं रुकेगी इनर्शिया की वजह से, और इनर्शिया क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर लिया, यहाँ से होते हुए फिर वो कहाँ पे जाएगी, बी पोजीशन पे, और बी से होते हुए फिर यहाँ पे नहीं रुकेगी, उसके बाद ये वापस अपनी मेन पोजीशन और इसी तरह एक्सट्रीम, तो इस तरह से अपनी मोशन को क्या करेगी, कंटिन्यू रखेगी। तो इस तरह की मोशन भी क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। तो जो सिंपल पेंडुलम है, इसमें भी अगर इसको देखें तो ये पहले अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी ओ पोजीशन पे है, इसको अगर हम एक्स डिस्टेंस तक ले जाके छोड़ देते हैं तो यहां तक जाने के बाद फिर क्या करेगा, ये वापस आएगा यहां से होते हुए ये अपनी पोजीशन, इसको हम ए कह देते हैं, और ये इधर से होते हुए फिर कहां पे आएगा, बी पोजीशन पे। तो बी पोजीशन से फिर दोबारा ओ तक जाएगा, ओ से होते हुए फिर ए तक, इस तरह से अपनी मोशन को ये क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा। तो इसकी ये मोशन भी क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की मजीद जो डिटेल से पता चल गया होगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।